हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी रात में वापस ले जाना चाहता हूँ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 30 सितंबर 2008। यह कहानी है एक युवा लड़की की, एक बेपरवाह शहर की और अंधेरे में घात लगाए बैठे कुछ दरिंदों की। यह कहानी है सौम्या विश्वनाथन की। रात के करीब 3:45 हो रहे होंगे जब नेल्सन मंडेला रोड से साइकिल से घर लौट रहे एक ढाबा कर्मचारी ने डिवाइडर से टकराई हुई एक कार को देखा। जब उसने शीशे के अंदर झांका तो एक लड़की स्टीयरिंग व्हील पर बेसुध पड़ी थी। उसने उस रास्ते से निकले एक राहगीर की मदद से पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आते ही उस लड़की को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस की एक टीम लड़की की गाड़ी की छानबीन करने लगी। और फिर उन्हें गाड़ी में एक आईडी कार्ड मिला। उस आईडी कार्ड से पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम सौम्या विश्वनाथन था और वह इंडिया टुडे के हेडलाइंस टुडे न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती थी। फिर उस आईडी कार्ड की मदद से पुलिस सौम्या के घर पहुंची और सौम्या के माता पिता को बताया कि सौम्या का एक्सीडेंट हो गया है और वह एम्स में एडमिट है। फिर पुलिस के साथ उसके माता पिता जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर तो उनके होश उड़ गए। सौम्या की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। लोगों ने कैंडल मार्च निकालना शुरू किया। लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के एक बयान ने, जिन्होंने कह दिया कि लड़कियों को रात में एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। इस बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। जस्टिस फॉर सौम्या अभियान शुरू हुआ। इधर पुलिस को पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सौम्या के साथ ये सब किसने किया। पुलिस ने अपनी जांच की शुरुआत सौम्या के जीवन और उसके आखिरी दिन को समझने से की। उसके सहकर्मियों के मुताबिक सौम्या एक 25 साल की बेहद समझदार, महत्वाकांक्षी और जीवन से भरपूर लड़की थी। एक पत्रकार की जिंदगी की तरह सौम्या के काम के घंटे भी तय नहीं थे। उस रात न्यूज़ रूम में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर काम चल रहा था और सौम्या ने अपनी टीम की मदद के लिए देर रात तक रुकने का फैसला किया। जब तक उसका काम खत्म हुआ रात के 3 बज चुके थे। वे दफ्तर से अपने घर के लिए निकल पड़ी। उस दिन देखकर ऐसा किसी को भी नहीं लगा था कि किसी तरह की टेंशन या परेशानी है। रात के ठीक 3:15 पे जब वो दिल्ली की सूनी सड़कों से गुजर रही थी, तब सौम्या ने अपने पिता M.K. विश्वनाथन को फ़ोन करके कहा कि पापा, मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बस 15 से 20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। उनके पिता ने भी राहत की सांस ली और सोने चले गए। वसंत कुंज में उनका घर अब ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन सौम्या उस रात कभी अपने घर की चौखट पार ही नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस के खूब प्रयास के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। न किसी चीज़ के चोरी होने का अंदेशा, न कोई चंदीद गवाह, न कोई कातिलों का कोई फिंगरप्रिंट या DNA मिला था। एकमात्र सबूत था सौम्या के सिर पे मिली गोली, जिस पे सिर्फ इतना ही पता चला कि वह गोली किसी रिवॉल्वर या पिस्तौल की नहीं, बल्कि एक कट्टे की थी। लेकिन जब तक बंदूक न मिले वह सिर्फ एक टुकड़ा थी। पहले दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। सौम्या की मौत की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि तभी एक नया हादसा की खबर दिल्ली पुलिस को मिली। दिन है 7 जनवरी 2009 का, जब ठंड की उस सुबह लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिससे फिर दिल्ली वालों का गुस्सा जाग गया। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसे सीने में गोली मारी गई थी। पुलिस ने भी जांच शुरू की। पुलिस की जांच के मुताबिक उस आदमी का नाम नदीम खान था, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था जो तवेरा गाड़ी किराए पर चलाता था। मगर उसकी गाड़ी, तवेरा, चेन और पर्सनल सामान गायब था। ये हादसा भी नेल्सन मंडेला से कुछ ही दूर पे हुआ था। पुलिस ने दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये खून भी लगभग वैसे ही हुआ था जैसा सौम्या विश्वनाथन के साथ हुआ था। बस इस बार केस में लूटपाट का मामला भी दिख रहा था,
जो उन्हें सौम्या विश्वनाथन के केस में मिसिंग लगा था। मगर इस बार भी दोनों केस की कड़ियों को जोड़ने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे ये केस भी सौम्या के केस की तरह फाइलों में धूल खाने लगा। लोग सौम्या और नदीम के केस को भूलने ही लगे थे कि 19 मार्च 2009 को सौम्या के हादसे से लगभग 6 महीने बाद फिर से नेल्सन मंडेला के पास वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एक बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी जिगिसा घोष, जो कि नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करती थी, की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए। मगर पुलिस ने बड़ी ही लापरवाही के साथ उन्हें यह कहकर एफआईआर लिखने से मना कर दिया कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। मगर उनकी मां का कहना था कि जब जिगिसा अपने ऑफिस की कैब से घर के लिए निकली थी, तब उसने अपनी मां को फ़ोन किया था कि वो 5 मिनट में घर पहुंचने वाली है, उसके लिए खाना गर्म कर दे। मगर उसकी बेटी घर नहीं पहुंची। यह सुनने के बाद भी पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी। मगर उनके माँ पिता किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने संपर्क के कुछ वीआईपी लोगों से कहलवाया, फिर आखिर में पुलिस को दबाव में आकर वो एफआईआर लिखनी पड़ी। अब पूरी दिल्ली में दहशत सा माहौल फैल गया था। लोग नेल्सन मंडेला वाले रास्ते से भी निकलने से डरने लगे थे। अंधेरा होते ही उस रास्ते में सन्नाटा छा जाता था। इधर जिगिसा घोष के माँ बाप भी सिर्फ पुलिस के भरोसे ना बैठकर खुद भी अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के और ऑफिस के कुछ दोस्तों से पूछताछ शुरू की, मगर ऑफिस वालों के मुताबिक जिगिसा काम खत्म होने के बाद अपने घर के लिए ऑफिस की कैब से निकल गई थी। कैब वाले ने भी बताया कि उसके घर के पास उसकी निर्धारित जगह पर ही जिगिसा को छोड़ के वो आया था। इस पूछताछ के दौरान उसकी मां को अचानक याद आता है कि उनकी बेटी ने कई बार नेट बैंकिंग के यूज़ के दौरान उनको अपना पासवर्ड बताया था। जिगिसा की मम्मी ने तुरंत उसका नेट बैंकिंग अकाउंट लॉगिन किया और जिगिसा के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन अमाउंट को देखकर वो चौंक गई। जिगिसा के अकाउंट से उसके गायब होने के बाद 1 लाख रुपए का लेन देन हो चुका था। इससे उन्हें एक लीड मिली। फिर उनके माँ बाप बैंक में उस लेन देन की डिटेल निकलवाने पहुँचे। पहले तो बैंक ने उसे बैंक के कुछ नियमों के खिलाफ बताकर डिटेल देने से मना कर दिया, मगर बाद में मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने ये डिटेल दिया। उस समय के नियम के अनुसार डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में साइन करना होता है। जब पुलिस वालों ने उस रसीद को निकालकर साइन मिलाया तो उन्होंने पाया कि ये साइन जिगिसा के नहीं थे। अब ये बात साफ हो गई थी कि जिगिसा का अपहरण हो गया था। इसके बाद पुलिस जिगिसा की छानबीन शुरू कर देती है कि तभी पुलिस को दिल्ली के पास फरीदाबाद से खबर मिलती है कि फरीदाबाद के सूरज कुंड के सुनसान इलाके में एक लड़की की लाश मिली है। जब पुलिस जिगिसा के माँ बाप को उसकी पहचान करने के लिए बुलाती है तो उस शव को पहचानने के बाद उनके माँ बाप बताते हैं कि यही उनकी बेटी जिगिसा ही है। इन सब को सुनने के बाद लोगों का कहना था कि नेल्सन मंडेला रोड पर 6 महीने के अंदर ही एक लड़की गायब हो जाती है और एक आदमी का खून हो जाता है। उसके बाद भी पुलिस जिग्सा के मामले में इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। मगर जहां सौम्या के मामले में पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था सिवाय गोली के, तो वहीं जिग्सा के मामले में बैंक लेन देन जितना बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग चुका था। पुलिस को मिली बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल से पुलिस उन जगह में जाकर पूछताछ शुरू करती है जहां जहां ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें से चश्मे की दुकान, जूतों की दुकान, एटीएम की जगह। जब एटीएम वाली जगह में जाके वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया उस लड़के के ग्रुप के साथ एक लड़की को भी देखा था। एटीएम के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि उन लड़कों में से एक के हाथ में टैटू बना था और दूसरे के हाथ में एक वॉकी टॉकी था। ऐसा वॉकी टॉकी अमूमन पुलिस के पास ही होता है। इधर पुलिस की साइबर टीम भी उसके फ़ोन कॉल को बराबर फॉलो अप कर रही थी। तभी जिग्सा का फ़ोन उन्हें गाज़ियाबाद के एक एरिया में एक्टिव मिला। पुलिस की टीम ने जब वहां पहुंचकर पता किया तो जिग्सा का फ़ोन गाज़ियाबाद के मजदूर के द्वारा इस्तेमाल करता हुआ मिला। उससे जब पुलिस ने फ़ोन के बारे में पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि एक दिन अपना काम करते हुए उसे यह फ़ोन ट्रैक पे मिला था।
फिर पुलिस ने जिग्सा के फ़ोन की लास्ट कॉल डिटेल देखी तो जिग्सा के फ़ोन से आखिरी कॉल उसके एक सहकर्मी को की गई थी। जब उस सहकर्मी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जिग्सा की कॉल आई थी, मगर कॉल आते ही उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और तुरंत फ़ोन कट हो गया, मगर उसके सहकर्मी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर पुलिस ने उस टैटू वाले व्यक्ति के बारे में जानने के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में चेक किया। तभी पुलिस के रिकॉर्ड में एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जिसके हाथ में इस तरह का टैटू है। उस आदमी का नाम रवि कपूर है और कभी कभी वह पुलिस की मुखबरी का भी काम करता है। अब पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मार्च 2009 के आखिरी हफ्ते में रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक को दबोच लिया। लॉकअप में जब रिमांड के दौरान रवि कपूर से जिग्सा मर्डर की पूछताछ हो रही थी, तब उसने अचानक एक और खौफनाक कबूलनामा किया कि लगभग 6 महीने पहले नशे की हालत में जब रवि कपूर और उसके दोस्त अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार नेल्सन मंडेला मार्ग पर निकले, तब सौम्या की गाड़ी ने उन लड़कों की गाड़ी को ओवरटेक किया। इन बदमाशों को एक अकेली लड़की का आगे निकलना नागवार गुजरा। इन्होंने सौम्या की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाशों का मकसद सिर्फ लूटपाट और सौम्या को डराना था, लेकिन जब सौम्या ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई तो गुस्से में रवि कपूर ने अपने देसी पिस्तौल निकाली और चलती गाड़ी से सौम्या के सिर पर गोली मार दी और कार डिवाइडर में जा भिड़ी। गोली की आवाज़ और गाड़ी का एक्सीडेंट होने से वो लोग वहाँ से भाग गए। अगले दिन पता चला कि उसका नाम सौम्या विश्वनाथन था। साथ ही उन बदमाशों में से एक के गले में वही चैन मिली जो नादिम खान की थी। फिर उनसे पूछने पर नादिम खान के साथ लूटपाट और फिर खून करने की बात भी स्वीकार की। आरोपी पकड़े जा चुके थे, लेकिन इंसाफ का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। यह केस कोर्ट में 15 सालों तक घिसटता रहा। बार बार जज बदले, सरकारी वकील बदले, जिसने सौम्या के परिवार को मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया। लेकिन सौम्या के माता पिता M.K. विश्वनाथन और माधवी विश्वनाथन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने केस को CBI को सौंपने से मना कर दिया और दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा बनाए रखा। आखिरकार 25 नवंबर 2023 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य 4 आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को मकोका और हत्या की धाराओं के तहत उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। 5वें आरोपी अजय सेठी को लूटी गई गाड़ी रखने के जुर्म में 3 साल की सज़ा मिली। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया और उनमें से 12 लाख रुपए सौम्या के परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। इंसाफ तो मिला, लेकिन इस कहानी का अंत बेहद भावुक करने वाला है। सौम्या की मां ने कोर्ट के बाहर कहा कि मुझे उनकी मौत की सज़ा नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी कि वो जेल में रहकर ज़िंदगी भर तड़पे और अपनी गलती का एहसास करें। लेकिन इस इंसाफ की सबसे भारी कीमत चुकाई सौम्या के बुजुर्ग पिता M.K. विश्वनाथन ने। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो 15 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे और जैसे ही बेटी के कातिलों को उम्र कैद की सज़ा मिली, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसा लगा कि मानो वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए ही अपनी सांसों को रोके हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।